हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें अभिकथन एवं कारण दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकथन के विषय में। अभिकथन हमें दिया है SF6 का जल अपघटन नहीं हो सकता परंतु SF4 का हो सकता है। कारण दिया है यहाँ पर कि SF4 के 6 फ्लोरीन परमाणु SF4 के सल्फर परमाणु पर H2O के आक्रमण को रोकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में बात करते हैं। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा SF6 एवं SF4 से। अब यहां पर यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो SF4 होता है, SF4 की यदि हम बात करें तो इसमें जो संकरण पाया जाता है तो हम लिख सकते हैं कि SF4 में पाया जाने वाला संकरण जो होगा वह क्या होगा, sp3d होगा। और sp3d होने की वजह से हम यहां पर लिख सकते हैं कि इस समय एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है और द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति के कारण अणु जल से अभिक्रिया करता है। जल से अभिक्रिया करता है और जल अपघटित हो जाता है। जल अपघटित हो जाता है। अब वहीं पर यदि हम बात करें SF6 के विषय में तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि SF6 की यदि हम बात करें तो SF6 में पाया जाने वाला संकरण क्या होगा। यदि हम इसके बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं sp3 और D3 हो जाएगा, नहीं sp3d2 हो जाएगा। अभी हम इसकी संरचना के विषय में भी बात करेंगे आगे। sp3d2 हो जाएगा। अब यदि sp3d2 इसकी संरचना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसा है, शून्य है। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जिस वजह से पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता। हम लिख सकते हैं कि पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है और ना ही हाइड्रोलाइज्ड का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें अभिकथन और कारण दिया है तो अभिकथन तो पूर्ण रूप से सत्य होता है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा अभिकथन जो कि सत्य है। और इसको हम एक बार संरचना के आधार पर भी देख लेते हैं। कारण के विषय में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें SF6 की संरचना के विषय में तो यहाँ पर केंद्र में सल्फर विद्यमान होगा और
इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन को हम इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। और यदि हम यहाँ पर देखें तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से यहाँ पर विन्यासित हो जाएंगे। तो इसकी जो आकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय संरचना। और यदि वहीं पर हम बात करते हैं SF4 के विषय में, तो SF4 की जो संरचना होगी हम इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। पुनः सल्फर को हम जो है केंद्र में विन्यासित करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ये हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, क्योंकि ये जो संरचना बनेगी ये संरचना कैसी बनेगी? डेकुली बनेगी। यहाँ पर भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन होगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन होगा। और यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह कुछ इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यह इस प्रकार से विन्यासित होगा। और ये जो संरचना होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डेकुली या सीसा संरचना। रचना। और यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में SF6 है और ये हमारे पास में SF4 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें कारण के विषय में, तो कारण में हमें दिया हुआ है कि जो SF4 के 6 फ्लोरीन परमाणु होते हैं वो SF4 के सल्फर परमाणु पर H2O को आक्रमण से रोकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर कारण में लिख सकते हैं कि SF4 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और जिस वजह से हम लिख सकते हैं कि SF4 की या SF4 का अणु अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। इसके केंद्र में सल्फर परमाणु होता है। यदि हम बात करें SF4 नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर SF6 के विषय में। ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, SF6 है ये, क्योंकि SF4 की संरचना तो डेकुली होती है, सीसा जैसी संरचना होती है। SF6 का जो अणु होता है अष्टफलकीय होता है और इसके केंद्र में सल्फर परमाणु होता है, जिसके चारों ओर 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, जो H2O का आक्रमण बाध्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कारण है वो भी यहाँ पर पूर्ण रूप से सत्य है। और यदि हम यहाँ पे इसकी संरचना के विषय में बात करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो चारों तरफ है वो फ्लोरीन है, अर्थात यहाँ पर जब H2O का आक्रमण होगा तो वह उसको बाध्य करेगा। अर्थात एक तरीके से कहा जा सकता है कि SF6 के विषय में यह जो व्याख्या दी गई है ये पूर्ण रूप से सही है, परंतु यहाँ पर जो SF4 है इसके विषय में यहाँ पर
ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है तो हम यहाँ पर इसको आधी व्याख्या मानेंगे। तो हम कह सकते हैं व्याख्या पूर्ण नहीं है परंतु सत्य है। व्याख्या पूर्ण नहीं है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों में से हमारा उत्तर। तो अ दिया है हमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऐसा नहीं है, सही नहीं कह सकते हम, एक तरीके से पूर्ण व्याख्या होती तो हम इसको सही मान लेते। विकल्प ब दिया है हमें कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो आर की व्याख्या ए की जो व्याख्या दी गई है कारण में, तो वह पूर्ण रूप से नहीं है। तो विकल्प ब ही हमारा सही उत्तर होगा। असत्य कोई भी नहीं है, इसमें भी असत्य है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ब हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प ब हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।